लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक चिंतक में हम लोग बात कर रहे थे कौटिल्य का। कौटिल्य के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया था राज्य की उत्पत्ति का और अध्ययन किया था राज्य के प्रकृति के साप्तांग सिद्धांत का। साप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत बात हुई थी स्वामी अमात्य जनपद, स्वामी अमात्य जनपद, दुर्ग कोश दंड एवं मित्र की। कौटिल्य के द्वारा अपने साप्तांग सिद्धांत में 7 तत्वों की बात किया है, जिसमें पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद और चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोश, 6 है दंड और 7 है मित्र। इन 7 तत्वों के आधार पर कौटिल्य के द्वारा स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र ये राज्य के साप्तांग सिद्धांत बतलाए गए। साप्तांग सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन भारतीय राजनीति विज्ञान में मनु के द्वारा और श्रेष्ठता के साथ इसका प्रतिपादन किया है आचार्य कौटिल्य के द्वारा। तो हम लोग इसमें बात कर चुके थे स्वामी, और स्वामी साप्तांग सिद्धांत का सर्वोच्च अधिकारी है। यह राजा है, समस्त सत्ता इसमें केंद्रीकृत है। इसलिए कुछ लोगों ने यह आरोप लगा दिया कि कौटिल्य का राजा निरंकुश है, परंतु जब हम लोगों ने वस्तुनिष्ठता और विश्लेषण के आधार पर इसका अध्ययन किया तो आपको मालूम हो गया होगा कि राजा की दिनचर्या का, वेद, धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथों का तथा अमात्य के मंत्रणा का कौटिल्य के राजा के ऊपर नियंत्रण पाया जाता है। इसलिए कौटिल्य का राजा कभी भी निरंकुश नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कौटिल्य ने राज्य को लोक कल्याण का साधन माना है, न कि राज्य को साध्य। दूसरा इसका महत्वपूर्ण तत्व है अमात्य। कौटिल्य के द्वारा अमात्य का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कौटिल्य ने इस बात को भी बतलाया कि राज्य रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। राज्य रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। राज्य रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, जिसमें एक पहिया इसका राजा है और दूसरा पहिया इसका अमात्य है। दूसरा पहिया इसका अमात्य है। राज्य रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आवश्यक है कि इसके दोनों ही पहिए सुचारू रूप से कार्य करते हों। कहने का आशय है कि राजा के साथ साथ कौटिल्य के द्वारा जिसको महत्व प्रदान किया गया वह है अमात्य। अमात्य का सामान्य अर्थ है अमात्य का सामान्य अर्थ है मंत्रिपरिषद, लेकिन कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद या अमात्य का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया। व्यापक अर्थ में करने का कारण यह है कि वहाँ पर अमात्य का अर्थ है मंत्रिपरिषद और दूसरा इसमें सम्मिलित होते हैं अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें आते हैं। दोनों को मिलाकर मौर्य काल में इनको जिस नाम से संबोधित किया गया था उसको तीर्थ कहते हैं। इसलिए आपको सवाल आएगा कि मौर्य काल में तीर्थ का आशय क्या है। अमात्य और अधिकारी दोनों आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कौटिल्य के द्वारा कहा गया कि अमात्य या मंत्रिपरिषद
के नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? कहा कि इसके नियुक्ति की जाएगी स्वामी या राजा के द्वारा, लेकिन नियुक्ति का आधार इसमें उसका गुण होगा, वह वेद का, धर्मशास्त्र का, स्मृतियों का, कानून का, राजनीति का न केवल ज्ञाता हो, बल्कि वह जनता के हित के विषय में भी सदैव चिंतित रहने वाला हो। जनता और प्रजा वत्सल होना भी आवश्यक है अमात्य के पद पर नियुक्त होने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कौटिल्य के द्वारा अमात्य के आकार को छोटा बनाया गया। अमात्य के आकार को छोटा करने पर बल दिया गया। छोटा करने का अर्थ यह है ताकि गोपनीयता के सिद्धांत को बरकरार रखा जा सके, अर्थात विचार विमर्श के दौरान आवश्यक है कि गोपनीयता को बरता जाए। इसलिए इन्होंने इसकी संख्या 3 से 4 के बीच में होने का समर्थन किया। यह भी बतलाया कि विचार विमर्श के दौरान एकांत का होना आवश्यक है और वहाँ पर साधु, सन्यासी, अपराधी, विकलांग और स्त्रियों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा गोपनीयता के भंग करने की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। इसलिए इनसे दूर और एकांत स्थान पर ही विचार विमर्श किया जाए। दूसरा, इनके द्वारा इस बात को भी कहा गया कि अगर अधिकारी हैं तो अधिकारी को राजकोष से नियमित वेतन दिया जाना चाहिए। कहा कि राजकोष से उनको नियमित वेतन देना आवश्यक है। यदि नियमित वेतन नहीं दिया गया तो अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की संभावना रहती है। इसलिए आवश्यक है कि न केवल नियमित वेतन दिया जाए, बल्कि उनको पर्याप्त वेतन भी देना आवश्यक है, जिससे वे आसानी से अपना भरण पोषण और जीविका का संचालन कर सके। इस बात की भी उतनी ही आवश्यकता है। कौटिल्य का प्रसिद्ध कथन है कि राजस्व का अधिकारी कहा है कि राजस्व का अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। यह उसी प्रकार से असंभव है जैसे किसी के जिह्वा पर शहद की बूंद को गिरा दिया जाए। शहद के बूंद को गिरा दिया जाए और कहा जाए कि उसका स्वाद नहीं लेना है। जैसे यह असंभव है, उसी प्रकार से राजस्व का अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, यह नामुमकिन है। इसलिए आवश्यक है कि अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के नियंत्रण का कड़ा उपाय भी राज्य के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कौटिल्य के द्वारा अमात्य का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया, जिसमें न केवल मंत्रिपरिषद के अधिकारी
बल्कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित हैं और इसीलिए मौर्य काल में उनको तीर्थ के नाम से संबोधित किया गया था। आपको याद रखना है, यह प्रसिद्ध कथन है कि किसी की जिह्वा पर शहद के बूंद गिराकर यह कहा जाए कि वह इसका स्वाद न ले। जिस प्रकार से यह नामुमकिन है, वैसे ही राजस्व के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, यह भी मुमकिन नहीं है। इसका तीसरे संदर्भ में इनके द्वारा कहा गया जनपद के तात्पर्य जनसंख्या और भूभाग, जनसंख्या एवं भूभाग दोनों ही सम्मिलित हैं। इसलिए कौटिल्य के द्वारा कहा गया कि राज्य के जनसंख्या और भूभाग में समन्वय का होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य के जनसंख्या और भूभाग न केवल सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि राज्य का भूभाग ऐसा हो कि राज्य की जनसंख्या का भरण पोषण आसानी से हो सके और राज्य का आकार इस प्रकार से बनाया जाए जिसमें बाह्य आक्रमण की संभावना न्यूनतम हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहा, सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग का भी निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि अगर राजधानी क्षेत्र है, महत्वपूर्ण नगर है, तो उसे पर्वत के दुर्ग के अंतर्गत सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अलावा भी कई दुर्गों की इनके द्वारा बात की गई। दुर्ग का आशय सुरक्षा होता है। दुर्ग के साथ साथ इनके द्वारा कोश को भी साप्तांग सिद्धांत का महत्वपूर्ण पार्ट बतलाया गया। कोश का अर्थ होता है राजकोष को समृद्ध बनाना। कोष को समृद्ध बनाना राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है, क्योंकि बिना कोष की समृद्धता के किसी भी लोक कल्याणकारी कार्य एवं नीति को लागू करना संभव नहीं होगा। नीति को लागू करना संभव नहीं होगा, यह बात इनके द्वारा बतलाया गया। लेकिन इनका यह भी कहना है कि कोष को समृद्ध बनाते समय यह आवश्यक है कि राजा के द्वारा उदारवादी नीति का अनुसरण करना चाहिए। अर्थात यदि अकाल की स्थिति पड़ जाए, तब उस समय कर के अकाल की परिस्थिति में, दुर्भिक्ष की परिस्थिति में, आपातकाल में कर की वसूली को स्थगित कर देना चाहिए और कर की प्रणाली उदारवादी हो। राज्य के उत्पत्ति के अंतर्गत कौटिल्य के द्वारा बतलाया गया था कि अन्न के उत्पादन का 1/6 भाग और व्यापार का 1/10 भाग तथा स्वर्ण का वह भाग जो समय समय पर राजा के द्वारा निश्चित किया जाएगा, जनता उसको देगी कर के रूप में। इस बात को भी कहा कि जिस राजा का राजकोष समृद्ध नहीं होता है, वह अपने बंधु बांधवों समेत शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस बात को भी बतलाया गया। इसका अर्थ है कि मौर्य काल की कर प्रणाली उदार थी और वहाँ सुरक्षा के दृष्टि से दुर्गों का निर्माण किया गया था। जनपद को इनके द्वारा जनसंख्या और भूभाग दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। वर्तमान में जनसंख्या और भूभाग राज्य के आवश्यक तत्व माने जाते हैं और उसी का प्रयोग अपने साप्तांग सिद्धांत में
कौटिल्य के द्वारा जनसंख्या और भूभाग को स्पष्ट करने के लिए जनपद का प्रयोग किया। अगला है इनका दंड का सिद्धांत। दंड के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बतलाया कि दंड और न्याय एक दूसरे का पूरक होता है। दंड और न्याय क्या है? यह एक दूसरे का पूरक है, अर्थात आवश्यक है कि न्याय लोगों को प्रदान किया जाए, क्योंकि यदि न्याय नहीं मिलता है तब राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको अपराध के अनुपात में दंड दिया जाए। कौटिल्य के द्वारा न्याय की स्थापना में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया था। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का अर्थ है कि इन्होंने इसके संदर्भ में ग्राम न्यायालय के गठन का समर्थन किया था कि ग्राम न्यायालय का गठन किया जाए। ग्राम न्यायालय के गठन का भी इनके द्वारा समर्थन किया गया और अलग अलग प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए अलग अलग प्रकार के न्यायालय के गठन की बात की गई थी। कहा गया कि दीवानी या राजस्व के मामलों की सुनवाई जिस न्यायालय के द्वारा की जाएगी उसको धर्मस्थलीय न्यायालय कहते हैं। इसको क्या कहा गया? धर्मस्थलीय न्यायालय कहा गया। और दूसरा कहा गया कि अगर फौजदारी का मामला जिस न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा उसको कहा गया कंटक शोधन न्यायालय। आपको यह सवाल पूछा जाएगा, कौटिल्य ने न्यायालय के गठन के संदर्भ में किस सिद्धांत को अपनाया? विकेंद्रीकरण का। फौजदारी के मामलों के जो न्यायालय सुनवाई करता था उसको क्या कहते थे? कंटक शोधन न्यायालय। और दीवानी या राजस्व के मामलों की जो सुनवाई करता था उसको कहा जाता था राजस्व न्यायालय। कौटिल्य के द्वारा इस बात को भी कहा गया कि किसी भी मामले की सुनवाई और उसकी जांच पड़ताल के लिए न्यायालय के द्वारा गुप्तचर का प्रयोग किया जाना चाहिए और मामले में इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न होने पाए और सही तरीके से लोगों को न्याय मिले, समाज में अराजकता और अव्यवस्था को खत्म किया जाए। इस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया। यह बात भी कहा गया कि ब्राह्मण को एक सुनिश्चित गवाह के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप में ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है। ब्राह्मण की गवाही को अंतिम और निश्चयात्मक गवाही के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बात का इनके द्वारा समर्थन किया गया और कहा कि सामान्यतः न्यायाधीश के पद पर भी
ब्राह्मण के नियुक्ति की जाए, क्योंकि वह स्वर, संकेत, हाव भाव इत्यादि से अपराधी को पहचान लेता है। देखिए, यहाँ पर कौटिल्य के द्वारा कहा गया कि दंड अपराध में दिया जाना चाहिए, अर्थात दंड अपराध से न अधिक हो और न ही कम हो। यदि अपराध की मात्रा से दंड अधिक हो जाता है तो इस बात की संभावना रहती है कि वह अपराधी पेशेवर अपराधी के रूप में तब्दील हो जाएगा, परंतु यदि दंड अपराध की तुलना में कम होता है तो दंड का खौफ ही अपराधी के मन से खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको यह सवाल आएगा कि कौटिल्य ने दंड को किसके आधार पर निर्धारित किया, तो यह अपराध के अनुपात में दंड देने का इनके द्वारा समर्थन किया गया। अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पर भी यह सवाल आपको पूछा गया तो आपको बतलाना है कि आनुपातिक दंड के सिद्धांत का समर्थन बेंथम और टी.एच. ग्रीन के द्वारा भी किया गया कि दंड की मात्रा अपराध के अनुपात में हो, न अधिक हो न ज़्यादा हो। लेकिन भारतीय चिंतकों में इसका समर्थन किया है आचार्य कौटिल्य ने। चलिए, ये तो बात रही न्याय और दंड की। तो न्याय और दंड एक दूसरे के पूरक हैं और राजा का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी है कि समाज में अपराध को रोकना और लोगों को न्याय दिलाना, उनके पारस्परिक व्यवहार में नियमितता को लागू करना भी राज्य का दायित्व है, जिससे समाज में एक आदर्श समाज के निर्माण का संकेत जा सके। इस बात पर इनके द्वारा बल दिया गया। साप्तांग सिद्धांत में अगला आता है मित्र। मित्र का अर्थ है पड़ोसी देशों के साथ संबंध के स्थापना करना। पड़ोसी देशों के साथ एक राज्य तभी शक्तिशाली और सबल बन सकता है जबकि उसके पास अच्छे मित्रों की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, अर्थात पड़ोसी राज्यों के साथ उसके दोस्ताना और मित्रवत अगर संबंध हैं तो वह राज्य शक्तिशाली होगा। इसी बात को बतलाने के लिए मित्र के अंतर्गत आचार्य कौटिल्य के द्वारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसके माध्यम से आचार्य कौटिल्य का विचार संसार के राजनीति वैज्ञानिकों में महत्वपूर्ण हो गया और उसको कहा जाता है विदेश नीति का निर्धारण। आचार्य कौटिल्य के द्वारा अपने ग्रंथ में विदेश नीति की भी बात की गई और विदेश नीति का भी निर्धारण इनके द्वारा किया गया। विदेश नीति के अंतर्गत कौटिल्य के द्वारा आज इस बात को कहा गया, पहले ही इसके आचार्य मनु ने भी इसको परराष्ट्र संबंध के नाम से संबोधित किया था, लेकिन परराष्ट्र संबंध के बात करने के बावजूद भी उतनी स्पष्टता के साथ उनके द्वारा बात को नहीं बतलाया गया जितनी स्पष्टता के साथ इसका व्याख्या आचार्य कौटिल्य ने किया। आचार्य कौटिल्य ने विदेश नीति के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात की, जिसमें एक का नाम है मंडल सिद्धांत और दूसरे का नाम है षड्गुण्य नीति। षड्गुण्य नीति इसको 6-फोल्ड पॉलिसी भी कहा जाता है, इसको 6-फोल्ड पॉलिसी भी कहते हैं, अर्थात इसका अर्थ है कि 6 गुणों वाली विदेश नीति। आपको आएगा कि 6 गुणों वाली विदेश नीति की बात किसने किया। 6 गुणों वाली विदेश नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया गया,
तो आपको बतलाना है कि इसकी बात किया है आचार्य कौटिल्य ने। मंडल का अर्थ क्या होता है? मंडल का अर्थ है राजाओं का समूह। मंडल का अर्थ होता है राजाओं का समूह। अब इसमें आपको सवाल आया कि यह कितने राजाओं का समूह है? यह 12 राज्यों का एक समूह होता है, जिसके केंद्र में जो राजा होता है उसको केंद्र के राजा को कहते हैं विजिगीष। पिछले बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था कि विजिगीष का अर्थ क्या है। विजिगीष का अर्थ क्या है? विजिगीष का अर्थ है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। विजय की इच्छा रखने वाले राजा को हम कहते हैं विजिगीष। यह केंद्र में होता है और उसकी इच्छा रहती है कि अन्य राज्यों के ऊपर वह आक्रमण करके उनके साम्राज्य को अपनी सीमाओं में मिला सके। इसलिए केंद्र के राजा को विजिगीष कहते हैं। मंडल सिद्धांत में कुल कितने राजाओं का समूह है? आपको आएगा 12 राजाओं का यह समूह होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि जिन राज्यों की सीमाएं एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वे परंपरागत शत्रु होते हैं। और दूसरा, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, उसके आगे आर्य मित्र होता है। ऐसे समूहों को बनाकर शत्रु विजिगीष का मित्र होता है और उसके आगे का राष्ट्र आर्य मित्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपको यह बात समझ में आया होगा कि कौटिल्य ने विदेश नीति के निर्धारण में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। एक का नाम है मंडल सिद्धांत, दूसरे का नाम है षाड्गुण्य का सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में कुल 12 राजाओं का समूह है और केंद्र के राजा को विजिगीष कहते हैं। विजिगीष का अर्थ है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। दूसरा, जिन राज्यों की सीमाएं एक दूसरे के साथ परंपरागत रूप से मिलते हैं उनके बीच में शत्रुवत संबंध होता है और शत्रु का शत्रु मित्र कहलाता है, जबकि इसके आगे वाला राज्य आर्य मित्र कहलाता है। यह प्रक्रिया आगे और पीछे दोनों ही चलती रहती है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राजाओं के इस स्वरूप का प्रतिपादन करके यथार्थवादी विदेश नीति का अवलंबन लिया और उन्होंने विदेश नीति का निर्धारण किया और उनका यह विचार वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति के निर्धारण पर भी लागू होता है। अगर इसी बात को हम आज भी विदेश नीति के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमाएं एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। भारत और चीन की सीमाएं भी एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, जिनके बीच में भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत और चीन के साथ एक परंपरागत शत्रुवत संबंध पाया जाता है। अगला है षाड्गुण्य नीति या 6 गुणों वाली विदेश नीति। इसको इन्होंने समझाने का प्रयास किया। संधि, विग्रह, एयान, आसन,
संश्रय एवं द्वैधी भाव। द्वैधी भाव ये 6 गुणों वाली विदेश नीति है। 3, 4, 5 एवं 6। संधि का सामान्य अर्थ होता है समझौता करना। यह समझौता एक राजा तब करता है जब वह अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है और शत्रु राज्य को वह निर्बल बनाने का प्रयत्न करता है। संधि या समझौता एक प्रकार से राज्य के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाने का उपक्रम है। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। युद्ध के दशा को तब अपनाना चाहिए एक राजा के द्वारा जबकि वह शक्तिशाली हो और जिसके ऊपर वह युद्ध करने जा रहा है वह निर्बल हो। इस बात का आकलन और मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। एयान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमण। अतः यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि विग्रह और एयान में केवल मात्रा का ही अंतर है। संधि माने समझौता, विग्रह माने युद्ध, एयान माने वास्तविक आक्रमण। आसन का तात्पर्य होता है तटस्थता। तटस्थता का अर्थ है कि यदि कोई भी राज्य कमज़ोर है तो उसको तटस्थता के नीति का अवलंबन लेना चाहिए। तटस्थता के नीति का अवलंबन लेते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके राज्य और राष्ट्रीय हितों को अधिकाधिक प्राप्ति हो सके। संश्रय का तात्पर्य होता है सहारा लेना या आश्रय लेना। सहारा लेना या इसका अर्थ है आश्रय लेना। सहारा लेना या इसका अर्थ है आश्रय लेना। जब एक राज्य कमज़ोर हो तो उसको शक्तिशाली राष्ट्र का आश्रय ले लेना उचित है। इस बात का समर्थन कौटिल्य के द्वारा किया गया। संश्रय का अर्थ है आश्रय ले लेना, लेकिन ऐसा करते समय उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिसका आश्रय ले रहा है वह उसके शत्रु राज्य से अधिक शक्तिशाली हो। द्वैधी भाव का आशय है दो गुणों वाली विदेश नीति का अनुसरण करना। दो गुणों वाली विदेश नीति का अनुसरण करना। दो गुणों वाली विदेश नीति का अनुसरण करना अर्थात किसी के साथ युद्ध और किसी के साथ मित्रता या समझौता करना। आवश्यकता के अनुसार राज्य के द्वारा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस राज्य के साथ युद्ध करे और किस राज्य के साथ मित्रवत संबंध की स्थापना करे। अतः कौटिल्य ने अपने 6-फोल्ड पॉलिसी के अंतर्गत इस बात को बतलाने का प्रयास किया है कि एक राज्य और राजा के द्वारा इस बात का अवलोकन किया जाए, समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर इन 6 गुणों वाले विदेश नीति में से किसी न किसी नीति का अवलंबन लिया जाना चाहिए जिससे उस राज्य के राष्ट्रीय हितों की समृद्धि हो सके। इसके साथ साथ कौटिल्य के द्वारा अवमंडल सिद्धांत, 60 गुणे नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। आपको यह सवाल भी पूछा जाएगा कि कौटिल्य के 6 गुणों में कौन सा नहीं है,
तो आपको याद रखना चाहिए कि असंधि विग्रह यान आसन संश्रय और द्वैधी भाव के अलावा जो होगा वह नहीं होगा। इस बात का अवलोकन करना भी यहाँ पर आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनके द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि आवश्यकता के अनुसार एक राज साम दाम दंड और भेद के नीति का अनुसरण करे। नीति का वह अनुसरण करे क्योंकि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखे और उसका विस्तार करना ही राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है। इसी को ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। साम का अर्थ है विचार विमर्श के द्वारा, विचार विमर्श या बातचीत के माध्यम से समझा बुझाकर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास करना। दाम का अर्थ है लोभ या लालच देना। एक राज्य इस नीति का भी अनुसरण करता है और इस नीति का अनुसरण करते हुए दूसरे राज्य को आर्थिक सहायता का वादा करता है और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस बात का आप अवलोकन कर रहे होंगे कि एक शक्तिशाली राज्य कमजोर राष्ट्र या विकासशील देश को आर्थिक सहायता प्राप्त करके उसका समर्थन और अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकाधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसलिए इसको दाम कहते हैं। दंड का आशय होता है भय दिखाना और भय दिखा करके अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जब एक राष्ट्र शक्तिशाली है तो वह कमज़ोर राष्ट्र को भय दिखाता है और भय के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहाँ आप इस बात को देख रहे हैं कि कौटिल्य के द्वारा विदेश नीति के निर्धारण में न केवल मंडल सिद्धांत की बात की गई, न केवल षड्गुण्य नीति की बात की गई, बल्कि व्यावहारिक और यथार्थवादी नीति का भी अनुसरण करने का समर्थन किया गया और इस बात पर भी बल दिया गया कि एक शक्तिशाली राज्य के द्वारा समय एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर साम दाम दंड और भेद के नीति का अनुसरण आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। तो साम का आशय है समझाना बुझाना, दाम का आशय है आर्थिक सहायता या लोभ लालच प्रलोभन को दे करके अपने राष्ट्रीय हितों को संवर्धित करना। दंड का अर्थ है भय या आक्रमण का भय, चाहे आर्थिक नुकसान का भय दिखाना, तो इसको भय कहते हैं। और सबसे लास्ट में इसके अंतर्गत इन्होंने कहा भेद या फूट डालना। दो राज्यों के बीच में फूट डालकर भी एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बात को देखा कि आचार्य कौटिल्य के द्वारा विदेश नीति में मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति, साम दाम दंड और भेद के नीति का समर्थन किया गया। तो यह बात महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कौटिल्य के तुलना भारत के मैकियावेली के रूप में की जाती है, परंतु अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो कई बातें एकदम समान हैं। यथार्थवादी चिंतक हैं, व्यवहारिक राजनीति में दोनों ही चिंतकों ने भाग लिया, क्योंकि मैकियावेली जहाँ पर सचिव है इटली के एक नगर राज्य का और
तत्कालीन इटली 5 नगर राज्यों में विभाजित था और वैसे ही कौटिल्य भी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है। अनेक बातों में समानता है, यथार्थवादी भी है, शक्तिवादी राजनीति वैज्ञानिक भी दोनों कहे जाते हैं। दोनों के द्वारा अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति का भी अनुसरण किया गया। लेकिन अगर एक बात का हम लोग जिक्र करें तो यहाँ पर यह विश्लेषण और भी अधिक तार्किक बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैकियावेली के द्वारा केवल राष्ट्रीय राजनीति का ही वर्णन किया गया अपने विचार दर्शन में, लेकिन कौटिल्य के द्वारा न केवल राष्ट्रीय राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को भी अपने राजनीतिक विचारधारा में सम्मिलित किया गया और विदेश नीति का भी वर्णन किया गया। और वह विदेश नीति जिसके सिद्धांतों में मंडल सिद्धांत और 60 गुण की नीति आता है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उसके महत्व को हम दरकिनार नहीं कर सकते। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास कौटिल्य के संदर्भ में यहीं तक था। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।